नमस्कार, मैं डॉक्टर PM त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद ICS लखनऊ। आज बहुत गौरवान्वित और हर्षित अनुभव कर रहा हूं। हमारे बीच उत्तर प्रदेश राज्य सिविल सेवा के सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर काम कर चुके श्री आलोक रंजन साहब, जो प्रदेश सरकार में वरिष्ठ IAS अधिकारी के पद पर रहे, जिन्होंने अपने मुख्य सचिव के कार्यकाल के दौरान बहुत बड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रदेश को भेंट की, जिसमें 1090 मेट्रो लखनऊ की परियोजना, लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे और न जाने कितनी उपलब्धियां उनके नाम पर हैं। यह हमारे लिए, पूरे संस्थान के लिए बहुत गर्व का विषय है कि वो आज हमारे इस वार्ता के कार्यक्रम में हैं, जिसमें हम जानेंगे सिविल सेवा में उनके अनुभव, उनका कार्यक्षेत्र, और उनसे कोशिश करेंगे जानने के लिए कि जो मौजूदा हमारे स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आलोक रंजन साहब ने 1978 में UPSC की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद काम करना शुरू किया और एक लंबे बहुत सफल करियर के बाद अब वो बहुत एकेडमिक इंटरेस्ट के साथ सारे स्टूडेंट्स को गाइड भी करते हैं। और बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि इतने वरिष्ठ पद पर रहने के बावजूद आप अपनी अकादमिक अभिरुचि बनाए रख सके। ये अपने आप में एक बड़ा दुर्लभ गुण है और मैं स्वागत करता हूं सर का। सर, मोस्ट वेलकम, आप हमारे पॉडकास्ट सेशन में आए। धन्यवाद डॉक्टर त्रिपाठी, बहुत अच्छा लग रहा मुझे आप लोगों के साथ आज बैठना। सर, जब आपने 1978 में सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया था, तब से अब तक बहुत सारा पैटर्न चेंज हो चुका है एग्जामिनेशन का, और एग्जाम का जो पैटर्न है वो समय के साथ बदलना भी चाहिए। टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, सब रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती चली जाती हैं। तो सर, आपने क्या बदलाव महसूस किया अपने समय से लेकर अब तक? पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए, सिविल सर्विस के एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें तो काफी बदलाव आ गया। सर, जब हमने दिया था तब 1977 का एग्जाम था, 78 में हमने ज्वाइन किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम आ गए थे। तो उस जमाने में ऑप्शनल्स पे काफी जोर था। वी यूज्ड टू हैव 8 पेपर्स। तो ऐसा सिस्टम हुआ करता था कि 3 तो कंपलसरी पेपर्स हुआ करते थे। वो हुआ करते थे ऐसे, दूसरा जनरल इंग्लिश, और तीसरा होता था जनरल नॉलेज, जिसे कहते थे, जो जनरल स्टडीज आज कहा जाता है। ये 3 पेपर तो कंपलसरी होते थे सर। उसके बाद सिस्टम था कि लोअर ऑप्शनल्स और हायर ऑप्शनल्स का। तो लोअर ऑप्शनल ये होता था कि IPS के लिए 2 लोअर ऑप्शनल्स, जो बाकी एलाइड सर्विसेज हैं, सेंट्रल सर्विसेज हैं, उनके लिए 3 लोअर ऑप्शनल्स, और जो इनमें क्वालिफाई कर जाएगा उसके 2 हायर ऑप्शनल्स फिर चेक होते थे, जो IAS और IFS के लिए होते थे। तो IAS और IFS के लिए कुल मिला के 5 ऑप्शनल पेपर हो गए, 3 लोअर और 2 हायर। और 3 लोअर पेपर का कहा जाता था कि ग्रेजुएट लेवल का, BA लेवल का, BSc लेवल का सिलेबस होता है, और जो हायर पेपर्स होते थे वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का या MA MSc लेवल का उसका सिलेबस होता है। तो ये सिस्टम था हमारे टाइम पे। नाउ आफ्टर दैट, आपको जानते हैं, कोठारी कमीशन आई, सब रिकमेंडेशंस हुए, और 1979 के बाद जो है जो एग्जाम हुआ, जो 80 में लोग बच्चे आए, जो कैंडिडेट सेलेक्ट होके आए, फ्रॉम दैट टाइम देयर वाज अ डिफरेंट सिस्टम। लेकिन उसमें भी अभी थोड़ा बदलाव आ गया है। पहले भी जो आया था, मैं अभी याद है मुझे कि 2 ऑप्शनल्स अलाउड थे। 2 ऑप्शनल्स वर अलाउड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और साथ साथ जनरल स्टडीज के पेपर्स कर दिए गए थे, शायद 2 पेपर थे यार, और प्रिलिमिनरी हुआ करता था। प्रिलिमिनरी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, पहले प्रीलिम्स नहीं हुआ करता 1979 के बाद। हाँ, तब प्रिलिमिनरी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और CSAT भी इवेल्युएट होता था। फिर बाद में फिर अभी परिवर्तन आया 2013 के आसपास। 2011 में CSAT इंट्रोड्यूस किया, एक अलग पेपर, और ऑप्शनल हटा दिया प्रीलिम्स से। ऑप्शनल एक हटा दिया, और CSAT को भी कह दिया कि जोड़ा नहीं जाएगा, क्वालिफाई करना है, और ऑप्शनल एक ही रखा। और जनरल स्टडीज में भी 4 पेपर कर दिए, एक एथिक्स का पेपर ऐड हो गया जी, और एसे का पेपर तो है ही जी। तो और मार्क्स उसी हिसाब से, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हुआ। सो देयर हैज बीन अ चेंज ओवर टाइम। मैं समझता हूँ चेंज तो, जैसे UPSC में लोग को जो फीडबैक मिलता है और उसकी बेसिस पे वो अपना कमेटी, बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड लोगों की कमेटी होती है जो बैठते हैं, विचार करते हैं, तो अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं मौके के हिसाब से, और आगे भी परिवर्तन होते रहना चाहिए, ये देखते हुए कि कौन सी चीज सही लग रही है, कौन सी चीज नहीं सही लग रही है। अदरवाइज चेंज नहीं होगा तो फिर रिजिडिटी आ जाती है सिस्टम में। तो परिस्थिति के हिसाब से, और ये देखते हुए कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, टू चूज द बेस्ट पर्सन। करेक्ट, क्रीम को हम सेलेक्ट कर सकें। अगर ये सिस्टम क्रीम को सेलेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखने की बात है। अगर कहीं उसमें कमी लगती है तो उसमें फिर चेंज होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सर, ये जो मौजूदा सिस्टम है, जो 2011 के बाद और फिर 2014 के बाद से
लगातार इसमें चेंजेस आए। एक शिकायत हमारे जो आर्ट साइड, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज और लिबरल आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, उनका ये कहना साहब, अब जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसमें साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इस बैकग्राउंड के स्टूडेंट ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन के प्रोसेस में हम लोग उनके साथ रीजनिंग, बेसिक न्यूमेरेसी, इस तरीके के जो सवाल आते हैं उसमें हम पिछड़ जाते हैं। तो उनका ये कहना है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कम होता जा रहा है। आप कैसे इसको देखते हैं? ये आपने बात जो कही डॉक्टर त्रिपाठी, ये बहुत सही है। मुझको भी, मैं स्टडी कर रहा हूँ तो ये बात मुझको भी स्ट्राइक करी जी। और जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं ऐसा, मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स, आई थिंक दे आर राइट ऑल्सो, क्योंकि ये एक बदलाव आया है कि अब जो है इन पर्टिकुलर मैं देख रहा हूँ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सेलेक्ट होते हैं, टू द एक्सटेंट आई थिंक मोर देन 60%, मोर देन 60-70% नाउ जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वो इंजीनियर्स हो रहे हैं। बल्कि अभी कुछ ही दिन पहले मैं यूपी कार्डर का जो 24 का बैच था उनको एड्रेस करने गया, 19 लोग थे उसमें, बट आई वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड कि 15 ऑफ देम आर इंजीनियर्स, जो 19 में से 15 इंजीनियर्स हैं, तो वो मतलब बहुत ही हाई परसेंटेज है। तो मैंने जब पूछा, उन्होंने कहा नहीं सर, ये तो ऑल ओवर हमारे बैच में हर जगह यही लागू है सिस्टम। तो ये तो सही है कि मोर इंजीनियर्स आर कमिंग। तो यह जैसे मैंने कहा कि इस पे विचार करना चाहिए यूपीएससी को, इट नीड्स टू बी रिव्यूड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही है या गलत है, इस पे मैं नहीं कमेंट कर रहा हूं कोई चीज, बट दे डेफिनेटली नीड्स अ रिव्यू एट द लेवल ऑफ यूपीएससी। एक हायर लेवल कमेटी को इसको रिव्यू करना चाहिए कि व्हाट इज द रीजन व्हाई मोर पीपल विद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आर गेटिंग सिलेक्टेड, और जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के लोग हैं वो जरूर मार्जिनलाइज होते जा रहे हैं, इसमें दिखाई पड़ रहा है। जबकि जो सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉल साइंस पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, दे आर ऑल्सो, उनके माइंड में ही होता है कि हम सिविल सर्विस में आए, उनकी मतलब दिखते हैं कि श्रिंक होता जा रहा है कुछ स्कोप, वो साइडलाइन अपने को महसूस, साइडलाइन होता जा रहा है, एंड दे मे बी डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शंस, वेरी मेनी ऑप्शंस। करेक्ट सर, क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल फील्ड में तो गए नहीं हैं। तो बजाय इसके वो एकेडमिक्स में आ जाएं या रिसर्च करें या इसको करें, इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा उनके पास बैकग्राउंड या कोई प्रोफेशनल ऑप्शंस जो हैं वो नहीं रह जाते हैं। इसमें मैं 2-3 चीजें आपको कहूंगा। मेरा अपना जो व्यू है सर, मेरा अपना व्यू है कि देयर शुड बी अ डाइवर्स बैकग्राउंड होना चाहिए। ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि सभी बैकग्राउंड से लोग कैंडिडेट सेलेक्ट हो पाए। व्हाई सिविल सर्विस नीड्स दिस काइंड ऑफ डाइवर्सिटी। करेक्ट। उसमें इंजीनियर्स भी होने चाहिए जो बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका टेक्निकल अप्रोच जो होता है दैट इज वेरी बेनिफिशियल टू एडमिनिस्ट्रेशन। साथ साथ साइंस के स्टूडेंट्स भी होने चाहिए, ह्यूमैनिटीज के भी होने चाहिए, बिकॉज वो एक डाइवर्स बैकग्राउंड करने से सिविल सर्विस का जो एक ढांचा जो होता है, जो रूप है, वो सही तरीके से सामने आएगा। बिकॉज एज अ सिविल सर्वेंट आपको बहुत ही बैलेंस तरीके से सोसाइटी के सभी चीज को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। और ह्यूमैनिटीज वालों का देखिए एक पॉइंट है कि एक ह्यूमन अप्रोच जो होता है, दे लर्न दैट ओवर टाइम। जो सब्जेक्ट्स पढ़ा है पीपल ओरिएंटेड अप्रोच, वो जरूर है कि न्यूमरेसी में हुआ या क्वांटिटेटिव मेथड्स में या कंप्यूटर्स में वो कम होंगे। वेयर एज दीज पीपल who come from engineering background will be very good in computers, in mathematics, in science and others. तो कहीं ना कहीं इस पे सोचने की आवश्यकता जरूर है कि एक डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग सेलेक्ट हो सकें, ऐसा ना लगे कि सिस्टम कहीं डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ये महसूस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। सर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि चीफ सेक्रेटरी इज अ रेजिड्यू लेगेटी, कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण पद है राज्य सरकार में। जो कि चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल एडवाइजर होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में कैबिनेट के प्रिंसिपल एडवाइजर होते हैं, वो गवर्नमेंट में यूनियन गवर्नमेंट से, हाई कोर्ट से, लोकपाल से, गवर्नर से लिंक करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। तो आप सर जब इस पद पर रहे, आपने, चूंकि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक पेपर यूपी स्पेशल का जोड़ दिया है, जिसमें वो यूपी के बारे में पूछते हैं। उसमें एक टॉपिक है चीफ सेक्रेटरी। अच्छा। यानी उनके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस के बारे में सवाल आएंगे। आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई भी बता पाएगा, जो इस पद पर रहे हैं और जिनका एक बहुत अच्छा करियर और ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हम लोग आपको फॉलो करते रहे। तो सर, आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिकली चीफ सेक्रेटरी के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? क्या महत्वपूर्ण बदलाव ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स आए हैं, या अभी भी उनकी ट्रेडिशनल रोल्स वही हैं, पारंपरिक भूमिका वही रहे? मुख्य सचिव का पद क्या करते हैं? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा।
मेरे को सौभाग्य रहा कि मैं उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट का सर। चीफ सेक्रेटरी 2 साल के ऊपर रहा सर। एंड यू नो उत्तर प्रदेश इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्टेट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर स्टेट। सर। मतलब जिसकी आबादी 24 करोड़ की हो, जिसमें मैं कहता हूँ कई बार ना कि अगर ये देश होता तो 5वां बड़ा देश होता, 5वां बड़ा तो 5th लार्जेस्ट नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन होता अगर ये देश होता। Correct. इतने बड़े स्टेट का चीफ सेक्रेटरी बनना वाज अ ग्रेट ऑनर एंड अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे को मिली, और मैंने बहुत कुछ इसमें करने का मौका भी मिला, काम करने का, और सीखा भी और किया भी। तो मैं कहूंगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है नंबर 1। ही इज द हेड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। जैसे चीफ मिनिस्टर तो पॉलिटिकल सिस्टम से आते हैं, इलेक्ट हुए, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बना, उसमें मिनिस्टर्स बने, चीफ मिनिस्टर बने, कैबिनेट के हेड हुए चीफ मिनिस्टर, एवरीथिंग। फ्रॉम द ब्यूरोक्रेटिक साइड द हेड इज द चीफ सेक्रेटरी। नंबर 1 ऑफिसर जो है गवर्नमेंट का वो चीफ सेक्रेटरी है। सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लोग, सारे चाहे सिविल सर्वेंट्स हो, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हो, या कोई हो, दे आर ऑल वर्किंग विद द चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी उन सबके कामों को कोऑर्डिनेट करता है, आगे बढ़ाता है। ही कैन बी कॉल्ड द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल्सो। वो सारे की चीजों को कोऑर्डिनेट करता है, और जो पॉलिटिकल मैंडेट होता है, जो गवर्नमेंट इन पावर होती है, उस मैंडेट को इन टर्म्स ऑफ स्कीम्स, इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम्स, इसके रूप में उसको बनाता है, लागू करता है कि जो विजन है चीफ मिनिस्टर का या विजन है गवर्नमेंट इन पावर का, उस विजन को कैसे ट्रांसलेट करें टू द फील्ड लेवल, एक्शन लेवल पे। तो उसके लिए कैबिनेट के प्रपोजल बनवाना, अप्रूव कराना, उनको लागू कराना विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ। करेक्ट। देखिए बात ये होती है कि विजन बहुत चीजों को हो सकता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसको होना चाहिए लीगल तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, लॉ के तहत, प्रोसीजर्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत। तो ये एक ढांचा जो है चीफ सेक्रेटरी अपनी टीम के साथ बैठ के पहनाता है। साथ साथ अब उसका रोल बहुत महत्वपूर्ण है लीडरशिप का। करेक्ट सर। ही इज ऑल्सो अ लीडर। उसकी लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जो होती है लीडरशिप से, पूरा इतना महत्वपूर्ण पद है कि जो चीफ सेक्रेटरी की पर्सनैलिटी होती है उससे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्ट हो जाता है। बिल्कुल। वो जैसा वो बिहेव करता है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे बिहेव करेगा। फॉर इंस्टेंस मैं पब्लिक से बहुत मिला करता था, वेरी मच एक्सेसिबिलिटी, और मैंने इस बात को लोगों के सामने रखा अपने ऑफिसर्स के कि आप लोग भी, तो मैंने पाया उस दौरान एटलीस्ट व्हेन आई वाज वेरी एक्सेसिबल टू द पीपल, हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन डाउनवर्ड्स भी ओपन अप हो गया टू द पीपल, बिकॉज़ ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। ट्रिकल डाउन, और जैसे वो देखते हैं कि ये चीज है स्टाइल ऊपर, दे लुक अप टू हायर अथॉरिटीज के साथ ये कह रहा है, दे फॉलो दैट। या ये हुआ कि प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, तो दैट कल्चर केम डाउनवर्ड्स। और उनको सबसे ज्यादा, जैसे चीफ सेक्रेटरी का सबसे बड़ा रोल लीडर का ये भी होता है ना कि अपनी टीम को एक टीम के रूप में गुरु दे, पूरा टीम स्पिरिट एंड मोटिवेट देम। तो उसके लिए ये बड़ा जरूरी होता है कि लोगों को महसूस हो कि हमको ऊपर से सपोर्ट है। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये मैंने जैसे अपने चीफ सेक्रेटरी दिया अपनी पूरी टीम को सपोर्ट की, डोंट वरी, यू टेक डिसीजंस, यू डू योर वर्क, कहीं कोई गलती होगी तो आई एम देयर टू प्रोटेक्ट यू। बहुत बड़ी बात है, मिस्टेक अगर होगी आपकी तो आई एम देयर टू प्रोटेक्ट यू। ये बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ा मॉरल सपोर्ट मिलता है। एहसास था लोगों को, और इसलिए लोगों ने काम किया बहुत। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि तरह तरह के प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट हो गए, चाहे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, चाहे डायल 100, चाहे लखनऊ मेट्रो, चाहे कोई भी हो, ये जो हम लोगों ने इंप्लीमेंट किए प्रोजेक्ट्स, ये इसीलिए इंप्लीमेंट हो पाए कि पीपल टुक डिसीजंस एंड पीपल फेल्ट कि डिसीजंस लेने में हमें ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। वी विल बी सपोर्टेड बाय द हेड ऑफ द। हाँ, अगर कोई बोनाफाइड मिस्टेक है तो हमको भी प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट किया जाएगा। एरर ऑफ जजमेंट तो हो ही सकता है किसी से भी। एरर ऑफ जजमेंट तो होती ही है। एज अ वे नोबडी कैन से कि मैं 10 आउट ऑफ 10 सही डिसीजन लूंगा, नहीं हो सकता। कोई भी नहीं ले, इंसान है, कोई इंसान 10 आउट ऑफ 10 डिसीजन सही नहीं ले सकता। बल्कि मैनेजमेंट थ्योरी में तो ये भी है कि अगर आप 60 to 70% भी आप डिसीजन सही ले लें, हाँ, तो ये सपोज टू बी वेरी गुड, accomplishment। इट इज एन अकम्प्लिशमेंट। सो देयरफॉर बट यू शुड टेक डिसीजंस। करेक्ट। तो ये नहीं होना चाहिए गलत डिसीजन के लिए आप घबराएं कि नो डिसीजन हमारे ऊपर बात ना आ जाए, कोई हमारे पर इंक्वायरी ना हो जाए, कोई पनिश ना हो जाए। तो इसके लिए चीफ सेक्रेटरी इज अ फादर फिगर, he is a mentor, he is a guardian also of the entire bureaucracy and so on. तो इस तरीके का ये एहसास लोगों को। Chief Secretary can be called as a friend, philosopher and guide to the state bureaucracy and a leader. And a leader. Yes, yes, yes. एक सर बड़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आजकल डिबेट है, कंट्रोवर्सी है, जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट कि साहब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किसको होना चाहिए? एक जर्नलिस्ट को होना चाहिए कि स्पेशलिस्ट को होना चाहिए? मेडिकल एंड हेल्थ, ये एक मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर को होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी का हेड एक इंजीनियर को होना चाहिए। इस तरीके से अलग अलग फील्ड्स हैं। अब जिस तरीके से आजकल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, तो ये डिबेट भी बढ़ रही है। आप चूंकि हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं और आपने
तहसील सब डिविजनल लेवल से डिस्ट्रिक्ट और कमिश्नरेट लेवल पर हर लेवल पर काम करने के बाद इस हाईएस्ट पोजीशन पर जब आप पहुंचे, आपको क्या लगता है कि जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट डिबेट का कंक्लूजन क्या हो सकता है, इसका निष्कर्ष क्या? देखिए, ये जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट डिबेट आज से नहीं, काफी सालों से ये चल रहा है और जगह जगह बार बार इसको सुनने को मिलता है कि डोमेन स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, इसलिए लेटरल एंट्री कराइए, जो डोमेन स्पेशलिस्ट हैं उनको लाइए, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन इज बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स, मोर टेक्निकल, सो यू नीड पीपल फ्रॉम द टेक्निकल साइड। अपनी जगह इसमें दम है इन बातों में, ऐसी बात नहीं है कि दम नहीं है, कि टेक्निकल होता जा रहा है, बट माय व्यू इज कि थोड़ा अननेसेसरी है ये डिबेट एक्चुअली। अगर आप देखिए तो अभी भी गवर्नमेंट में ओवर टाइम जो सिस्टम बना हुआ है, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट जो काम कर रहे हैं। जैसा आपने बताया, मैं यूपी का ये स्टेट गवर्नमेंट का अपना एग्जांपल ले लूं, जैसे एग्जांपल है आपने मेडिकल एंड हेल्थ, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ इज ऑलवेज टेक्निकल पर्सन, टेक्निकल पर्सन, तो डॉक्टर ही होता है। तो डायरेक्टर, उसके नीचे एडिशनल डायरेक्टर्स भी होते हैं, वो भी डॉक्टर्स होते हैं, उसके नीचे नॉन डायरेक्टर्स वही होते हैं, सीएमओस भी वही होते हैं। तो पूरा जो मेडिकल सिस्टम है वो डॉक्टर्स ही है सब। अब हाल ही एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये लेवल पे एक आईएएस ऑफिसर जो है वो बैठा होता है। सो देयरफॉर ऐसा नहीं है कि स्पेशलिस्ट नहीं है, द एंटायर टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इज देयर एंड अ जर्नलिस्ट आईएएस ऑफिसर इज देयर एंड दे आर सपोज्ड टू वर्क टुगेदर। वो उससे ये फायदा है एक्चुअली इन एडमिनिस्ट्रेशन, खाली स्पेशलाइजेशन और स्पेशलिस्ट नॉलेज से ही काम नहीं होता है, उसमें आपको बहुत कुछ और एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज में ह्यूमन एलिमेंट इज इन्वॉल्वड। यू हैव टू सी मेनी थिंग्स, द लीगल एस्पेक्ट, द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, द ह्यूमन एस्पेक्ट, द पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ये सब कुछ आदमी को देखना है। तो खाली टेक्निकल नॉलेज नहीं जरूरत है, तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज रिक्वायर्ड। तो सिस्टम वही होना चाहिए इसमें कॉम्बिनेशन हो, जैसे इसमें कॉम्बिनेशन है। भारत सरकार में मैंने देखा, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में था, बहुत अच्छा सिस्टम है। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर अलग है, एक सेक्रेटरी आईसीआर अलग है। सेक्रेटरी आईसीआर इज अ टेक्निकल पर्सन जो पूरा एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च वो वही देखते हैं। सेक्रेटरी एग्रीकल्चर बाकी काम देखता है, लेकिन उनको भी नंबर 2 लेवल पे हॉर्टिकल्चर कमिश्नर, एग्रीकल्चर कमिश्नर की पोस्ट है, जो स्पेशलिस्ट हैं, और हर स्कीम, हर टेक्निकल इशू उनके थ्रू ही जाता है। Therefore, what I see is a blend of both is required. आईएएस ऑफिसर जो बैठता है सेक्रेटरी लेवल पे, उसकी अपनी जरूरत है, बिकॉज उसका बैकग्राउंड है, उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल की ट्रेनिंग की है, 10 साल उसने जिलों में करा है, उसने गांव में देखा है, लोगों की समस्याएं देखी हैं, बहुत नजदीक से देखा है, एंड हाउ एडमिनिस्ट्रेशन रन्स एट दी ग्राउंड लेवल उसको मालूम है। Therefore, that knowledge is very useful for him. और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से काम करने का अनुभव भी उसका ज्यादा होता है। काम करने का अनुभव है। दूसरा, ये क्रॉस फंक्शनल अप्रोच जो उसकी होती है थोड़ी, वो भी बड़े फायदेमंद है। देखिए, एक तरफ लोग कहते हैं स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, डोमेन स्पेशलिस्ट, दूसरी तरफ वही एक्सपर्ट्स आप सुनेंगे ये भी कहते हुए कि एडमिनिस्ट्रेशन में साइलो मेंटालिटी है। बिल्कुल, क्रॉस फंक्शनल अप्रोच नहीं है कि अपने अपने साइलो में लोग सोचते रहते हैं। तो ये मतलब मैं किसी के फेवर या अगेंस्ट नहीं कह रहा हूं, बट बाय बेसिक ट्रेनिंग स्पेशलिस्ट जो होगा किसी सब्जेक्ट का, उसकी मेंटेलिटी तो साइलो मेंटेलिटी होगी, बिकॉज ही गोज डीपर एंड डीपर इनटू वन सब्जेक्ट। करेक्ट, दैट बाय डेफिनेशन इज अ स्पेशलिस्ट। A generalist will see cross functional. For instance, छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप ये कहिए कि साहब इन्फेंट मोर्टेलिटी कंट्रोल होनी चाहिए, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी कंट्रोल कैन हैव इट्स मेडिकल थिंग्स कि कैसे कंट्रोल किया जाए, वो जो टेक्निकल चीजें हैं उसकी जो, बट देयर इज अ लार्ज अदर थिंग्स आल्सो। वो बहुत कुछ डिपेंड करता है लड़कियों की शिक्षा के ऊपर, वो बहुत कुछ करता है जेंडर सेंसिटिविटी के ऊपर, वो बहुत कुछ करता है कि सोसाइटी कैसी है, कैसे लड़कियों को देख रही है, कैसे डेवलप कर रही है, पूरा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे सब जाता है, उस पे सब डिपेंड करता है। यहाँ टेक्नोलॉजी काम नहीं है, यहाँ इट इज टेक्नोलॉजी प्लस समथिंग एल्स। दैट क्रॉस फंक्शनल अप्रोच एंड नॉलेज जो है वो रिक्वायर्ड है। देयरफॉर माय व्यू इज कि इन दोनों का ब्लेंड होना चाहिए। Technical people are required, definitely they should be there, and technical matters should be seen by them, but for coach, as a coordinator, as a leader, as person who motivates, वो सब एक जर्नलिस्ट करेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, सेक्रेटरी के लेवल के जो पोस्ट है उसमें बहुत सा काम, कैबिनेट नोट बनाना, लीगल केसेस होते हैं उसके एफिडेविट तैयार करना, कोर्ट में केस लड़ना, पार्लियामेंट में क्वेश्चंस आंसर करना, अब यहाँ पार्लियामेंट दिस इज बाय इटसेल्फ समथिंग व्हिच इज स्पेशलाइज्ड, जिसमें आईएएस ऑफिसर या वो है एडमिनिस्ट्रेटिव, वो स्पेशलाइज होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक स्पेशलाइजेशन है जो इसमें स्पेशलाइज होता है। प्रशासन का विशेषज्ञ, टेक्निकल आदमी इसमें आके वो समझेगा कि मेरी टेक्निकल नॉलेज इसमें यूज हो रही है कि ये क्या हो रहा है, आई एम नॉट बीइंग यूज्ड फॉर दिस। वो फाइल्स में नोटिंग ड्राफ्टिंग करना प्रॉपर्ली, ये करना, उसके लिए ही इज नॉट पेड एंड ही शुड नॉट बी यूज्ड फॉर दैट आल्सो। उसको इस्तेमाल उसकी टेक्निकल उसके लिए होना चाहिए। तो देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। हाँ, कई ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं जो अपने अपने फील्ड में जिन्होंने बहुत नाम कमाया है,
who are undoubtedly great people. Like आपने आधार कार्ड जब बनाया आपने चेयरमैन नंदन नीलेकानी जी को बनाया, ऑफ कोर्स ऐसे लोगों को आप लेके आइए, बनाइए। जैसे आपका जैसे आपने एआई कहा, अभी एआई का अगर मिशन लॉन्च करना है, कराना है, यस, their head of that chairman of the AI mission should be a technical person who has great knowledge in AI. ये उसको, लेकिन उसकी सेक्रेटेरिएट, जैसे नंदन नीलेकानी जी का भी यूआईडीए का सेक्रेटेरिएट में हमारे बैचमेट थे, राम सेवक शर्मा, आईएएस ऑफिसर, और उनकी किताब है आधार स्टोरी, अगर आप पढ़िए तो दिखाया है कैसे आधार को इंप्लीमेंट कराया। तो इट वाज अ लॉट ऑफ नॉट ओनली टेक्निकल बट अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स वर इन्वॉल्वड इन दिस व्हिच वर हैंडल्ड बाय हिम। Technical leadership and vision was that of Mr. Nilekani, and the administrative aspect was done by Ram Sevak Sharma. तो सेम थी, ऐसे यही मिशन भी होगा। तो देयर इज अ टेक्निकल एस्पेक्ट, जो आप चेयरमैन ले आइए किसी एक्सपर्ट को, वो उसकी एक सेक्रेटेरिएट एक्सपर्ट, ये एआई को जैसे आपने हर एक डिपार्टमेंट में इंप्लीमेंट कराना है, उस डिपार्टमेंट को कन्विंस करना, वहां तक ले जाना, उनको इन्वॉल्व करना, या पूरी टीम बनाना, उनको मोटिवेट करना, all this requires a lot of administration. So there should be a combination between the two. ये कंट्रोवर्सी में पड़ने की जरूरत नहीं है कि ये हो या वो हो। There are ways in which you can handle situation, अभी भी हो भी रही है और आगे और बेहतर हो सकती है। सर, जो ब्यूरोक्रेसी के क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि साहब हिंदुस्तान में आजादी के बाद जितने बड़े रिवोल्यूशन हुए, वो चाहे ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, वो नॉर्मन बोरलॉग और एमएस स्वामीनाथन ने किया, वो मिल्क रिवोल्यूशन हुआ, वो उन्होंने वर्गीस कुरियन ने किया, उसके बाद जो देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को लेने का आगे श्रेय जिनको दिया जाता है, सैम पित्रोदा और उनकी टीम थी। और जैसा कि आधार के बारे में आपने कहा, नंदन नीलेकानी। तो कहते हैं साहब आईएएस ऑफिसर्स जो टॉप ब्यूरोक्रेसी के क्रीम का हिस्सा है, वो इस तरीके की लीडरशिप, इस तरीके का रिवोल्यूशन क्यों नहीं कर पाए आजादी के बाद? नहीं करते हैं, पर अलग अलग रोल हो जाता है। यू सी, जो टेक्निकल एक्सपर्ट होता है, तो ये जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन है, स्वामीनाथन जी इसमें इन्वॉल्व हुए और उनका बड़ा रोल था, ही वाज एन एक्सपर्ट इन दैट एरिया। तो उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और ये सब वगैरह सिस्टम को, फर्टिलाइजर यूसेज वगैरह, वो सबको सामने लाए फॉर द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो दैट इज द जॉब ऑफ अ टेक्निकल पर्सन। बट अगेन अगर आप देखिए, उन्होंने ये दिया ना, हु वाज इन्वॉल्वड इन मेकिंग पॉलिसीज अकॉर्डिंगली एंड इंप्लीमेंटिंग। जो एनोनिमस होता है आईएएस ऑफिसर, वो दिखाई तो नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप उसके पीछे जाइए कि ग्रीन रेवोल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट तो स्वामीनाथन साहब ने दिया, टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू उन्होंने दिया, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए तो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लगा होगा ना। वहां तो सब आपके आईएएस अफसर ही रहे होंगे, सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक, जिन्होंने इसके तहत पॉलिसीज बनाई, उन पॉलिसीज को स्टेट्स तक पहुंचाया, उन पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया, उन पॉलिसीज को मॉनिटर किया। सो देयरफॉर इट इज नॉट कि वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट यस, जो टेक्निकल चीज है उसका तो रोल टेक्निकल आदमी ही दे पाएगा उसकी लीडरशिप का। बट देन दीज पीपल ऑल्सो हैव देयर रोल इन टेकिंग इट फॉरवर्ड। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए 91 के, अगर आप पढ़िए किताब, उस पर कई मैंने पढ़ी है कि पीपल बिहाइंड द रिफॉर्म्स। इट इज ऑल राइट कि मनमोहन सिंह जी थे, वो बड़े भारी एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होना चाहिए, ही वाज अ फाइनेंस एक्सपर्ट, सो वाज मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ग्रेट इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने इस बात को कही। बट मोंटेक सिंह अहलूवालिया की किताब में खुद ही लिखा है, मैन बिहाइंड दिस, उस किताब को मैंने पढ़ा, ही टॉक्स अबाउट द एंटायर सिस्टम, सेक्रेटरी एंड अदर्स डाउनवर्ड्स, जो इन्वॉल्व थे इस पूरे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लागू करने में और लाने में और उसको रूपरेखा उसको बनाने में। तो इट इज नॉट दैट, हाँ ठीक है, आइडिया किसी एक्सपर्ट की तरफ से आयोग ने कहा, व्हेन समबडी इज अ ग्रेट एक्सपर्ट इन एन एरिया, तो वो बढ़िया आइडियाज भी दे देगा, बढ़िया विजन भी दे देगा और वो भी दे देगा, ग्राउंड पर उसको लागू करना, उसको पॉलिसीज भी लाना, इंप्लीमेंट कराना, दैट इज ऑल्सो स्पेशलाइज्ड जॉब व्हिच इज जॉब ऑफ अ जर्नलिस्ट और एन आईएएस ऑफिसर। तो सर आजकल जो हम लोग लेटरल एंट्री के बारे में देख सुन रहे हैं, हालांकि लेटरल एंट्री बहुत पहले से भारत में शुरू हो चुकी थी, लेकिन जो मौजूदा सरकार है, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, उन्होंने ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव लेवल पर काफ़ी लेटरल एंट्री को, डोमेन एक्सपर्ट्स को लाने के लिए काम किया। अब उसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि जब हमारे पास परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है, एग्जीक्यूटिव है, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं जो फील्ड में काम कर चुके हैं, ट्रेंड हैं, स्किल्ड हैं, और जिन्होंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच करके एक लंबा एक्सपीरियंस भी हासिल किया है, तो क्या इनके पास वो एक्सपर्टाइज नहीं है कि हमें अलग से लेटरल एंट्री करने की जरूरत पड़ रही है? या फिर हम बाहर से जिनको बुला रहे हैं उनको हम अलग से पैसा भी दे रहे हैं, स्टेट पर, एक्सचेकर पर भी बोझ हो रहा है, और वैसा रिलेशनशिप जब वो एक ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी में इंटरनल सेटअप में आते हैं, तो चूंकि वो बाहर से आए हुए लोग हैं तो वो मिसफिट हो जाते हैं, या उनको अपने आप को सिंक्रोनाइज करने में 2-3 साल लग जाता है, तब तक उनका टर्म जाने का हो जाता है। ये भी आरोप लगता है कि ये गवर्नमेंट के
लिए वफादार नहीं है या गवर्नमेंट के लिए बहुत एक्सेसिव वफादार है जिसने अपॉइंट किया है, और ये तो अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे, जबकि एक आईएएस ऑफिसर जीवन भर उसको एक ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करना है। तो वैसा लगाव नहीं होता इनका अपने न्यू ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ये जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं या लेटरल एंट्री है, इनको लेकर के जो डिबेट है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरा अपना मत इसके बारे में है कि कई चीजें ऐसी होती हैं जो कुछ लोग कहने लग जाते हैं तो फिर सभी लोग कहने लग जाते हैं विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट मींस। लेटरल एंट्री इज वन सच थिंग, पीपल हैव नॉट रियली अंडरस्टूड इट फुल्ली कि व्हाट इट मींस एंड हाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। लेकिन अब वही जैसे लगता है सोल्यूशन है। तो पहली बात तो आती है सोल्यूशन किस चीज का है? क्या आईएएस ऑफिसर या जो काम कर रहे हैं आर दे इनएफिशिएंट, आर दे नॉट परफॉर्मिंग, इसलिए आपको लेटरल एंट्री लेके आनी है। इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग देन व्हाई आर दे नॉट परफॉर्मिंग? सपोजिंग दैट इज अज्यूम आपको लगता है कि परफॉर्म कम कर रहे हैं, व्हाई? इट कुड बी, मेरा अपना व्यू है, देयर आर सिस्टमिक रीजंस। इवन गवर्नमेंट सिस्टम की वर्किंग में जो ओवरऑल प्रोसेस पे वो होता है ज्यादा एम्फेसिस, या रिजल्ट्स के बजाय ऑन डूइंग अ थिंग करेक्टली एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस, इस पे ज्यादा बल होता है प्रोसेस देन ऑन परफॉर्मेंस। या जैसे कि उसमें ये होता है कि इवन द डेंजर की आप कहीं ना कहीं अगर कोई आपने बोनाफाइड डिसीजन भी लिया लेकिन वो गलत हो गया, इकोनॉमिक डिसीजन गलत हो गया, तो आपके खिलाफ जांच बैठ जाएगी, इंक्वायरी बैठ जाएगी। हमारे सेक्रेटरी साहब लंबे समय तक सर यू कैन इवन बी सब्जेक्टेड टू सीबीआई, सीबीसी, कोर्ट, सीएजी, सब आपके पीछे। तो वो जो एक ऐसा माहौल बना हुआ है दैट इज नॉट अ वेरी कंड्यूसिव माहौल फॉर डिसीजन मेकिंग। तो वो क्या, कई मैंने देखा है डायनेमिक लोग ऊपर जाते जाते कई लोग एकदम मेलोडाउन हो जाते हैं आईएएस ऑफिसर एंड दे स्टार्ट अडॉप्टिंग सेफ्टी फर्स्ट एटीट्यूड। तो वो सिस्टम में जरूर ट्वीक करने की जरूरत है कि एक जिम्मेदारी और एक वो कॉन्फिडेंस देना कि आप सही काम करो, यू विल बी प्रोटेक्टेड, टेक डिसीजंस, बिल्कुल, दैट काइंड ऑफ एंड गेट रिजल्ट्स एंड यू विल बी मॉनिटर्ड फॉर योर रिजल्ट्स। इसके मैं फेवर में हूं कि सीनियरिटी से खाली नहीं प्रमोशन करिए, कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए जो पॉलिटिकल उससे हटके हो, मॉनिटरिंग से, और यू कैन हैव की रिजल्ट एरियाज, पैरामीटर्स कि मॉनिटर करिए परफॉर्मेंस और उस बेसिस पे आगे प्रमोशन करिए। काफी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब शुरू किया है, सेक्रेटरी लेवल पे खाली 1/3 ऑफ द बैच जो है प्रमोट होता है, बाकी नहीं होता है। तो ये सिस्टम तो मैं इसके फेवर में हूं। तो लेकिन ये कहना कि वो बाय नेचर इनएफिशिएंट तो है नहीं, क्लीन होकर सेलेक्ट होकर आते हैं, हार्ड वर्किंग है, डिटरमिन्ड है, सब कुछ है, तो ऐसा तो नहीं है। 80% ऑफ देम वुड बी वेरी गुड, 20% तो हर एक डिसिप्लिन में उतने नहीं अच्छे होते, 80% बहुत अच्छे होते हैं। ये तो हर जगह अप्लाई करता है। तो डायग्नोसिस होनी चाहिए कि वाई लेटरल एंट्री। इसलिए लेटरल एंट्री हो रही है कि शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स एट वेरियस लेवल्स, इसको तो शॉर्टेज दूर करने के लिए देखना पड़ेगा, जरूरी था कि व्हाई इज देयर अ शॉर्टेज, दैट इज नो सॉल्यूशन टू हैव लेटरल एंट्री टू मेक अप फॉर शॉर्टेज। अब लोग कहते हैं कि इससे बाहर का वो आ जाएगा, इनपुट आ जाएगी, विच विल एनरिच द एडमिनिस्ट्रेशन। फेयर इनफ, देयर इज अ व्यू पॉइंट इन दिस, बट इसमें क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं, टू बी वेरी फ्रैंक, ये जो जैसे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे लोग लिए गए, आई माइसेल्फ सीन मेनी पीपल गॉट सेलेक्ट। एक तो पहली बात ये थी कि जो एडवर्टाइजमेंट में निकला इसके लिए, उसने ये नहीं पिन पॉइंट किया कि आप पर्टिकुलर इस एरिया में स्पेशलिस्ट हो, इट वाज इन जनरल। तो एनीबॉडी कुड, वहां भी था, वहां से भी जो आए, या ऐसा नहीं है कि जैसे कोई मालूम पड़ा कि कोई फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री में ले जा रहा था, फर्टिलाइजर का एक्सपर्ट है, ऐसा नहीं है। वो मतलब इट वाज क्वाइट अ जनरल काइंड ऑफ जो क्वालिफिकेशंस उसकी ले डाउन कर दी गई, जिससे जॉइंट सेक्रेटरीज पे आ गए। और फिर जो बेचारे काम कर रहे हैं आने के बाद भी, दे आर नॉट डूइंग एनी स्पेशलिस्ट वर्क, दे वर्किंग लाइक एनी अदर जॉइंट सेक्रेटरी आउट देयर। सारा वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी देख रहे हैं, लीगल वर्क भी देख रहे हैं, फाइलिंग, नोटिंग, ड्राफ्टिंग भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, एंड वेरी ऑफन दे आर वर्किंग इन एरियाज व्हिच मे नॉट बी वेरी मच रिलेटेड टू देयर इनिशियल स्फीयर ऑफ सोशलाइजेशन आल्सो। तो सिस्टम में आ गए, जैसे सिस्टम में काम मिल रहा है, जो मिल रहा है वो कर रहे हैं। तो इसीलिए इस पे कुछ थिंकिंग करने की जरूरत है। टेक पीपल फ्रॉम, दूसरा जैसा आपने बताया, अब कहते हैं लोग प्राइवेट सेक्टर से आ जाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा, तो प्राइवेट सेक्टर की रिचनेस और परफॉर्मेंस वाला वो इसमें आ जाए। यू सी एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस की बात लोग, और जो प्राइवेट सेक्टर में होती है, लोग एक धारणा है, धारणा है, मतलब इट इज नॉट दैट आई थिंक गवर्नमेंट में नहीं है ये, पर ऐसी धारणा है। वो धारणा भी इसलिए है कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट में केवल एक फर्क है, वो फर्क क्या है कि वहां आपको निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट में आप निकाल नहीं सकते। तो जब आपको निकाल सकते हैं तो आपको जो भी टारगेट देंगे, जो भी काम देंगे, लोग जान लगा के पूरा करते हैं कि हमें निकालना दिया जाए, तो वो दैट कैन बी कॉल्ड एफिशिएंसी परफॉर्म, बट इट इज बिकॉज ऑफ द हायर एंड फायर, देयर इज नथिंग एल्स, दे आर नॉट अदरवाइज यू कैन से वेरी सुपीरियर टू पब्लिक सेक्टर। बट मैं ये कहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में ये जॉइंट सेक्रेटरी, जैसे कहूँ 20 साल के एक्सपीरियंस जिसका है प्राइवेट सेक्टर में आए,
अब हम तो इस समय आप तो खुद ही सहमत होंगे कि हमारे प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं, इफ यू आर रियली वांटिंग गुड पीपल हु हैव परफॉर्म्ड, तो उन्हीं को तो लेना चाहते हैं ना। जाहिर से जब आप कह रहे हैं लेटरल एंट्री पीपल विद एक्सपर्टाइज, कि पीपल जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, 20 साल जिसने काम किया होगा प्राइवेट सेक्टर में, IIT IIM से निकला हुआ या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से निकला हुआ, टुडे आई मीन वो शायद मेरे ख्याल से 1.5-2 करोड़ से कम नहीं कमा रहा होगा बिल्कुल एनुअल। हाँ बिल्कुल, That would be his emoluments. इतना If anybody is good really, if he is really good, अरे निकलते इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद तो 25-30 लाख मिलते हैं, मतलब तो ये तो 1.5-2 करोड़ से कम पे तो नहीं हुआ, इससे ज्यादा हो सकता है, कम पे तो नहीं होगा 20 साल के बाद। नाउ यू आर यू saying that he will be willing to come and work for, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी की सैलरी होती है करीब 1,80,000 रुपए महीना, 1,80,000 रुपए महीने पे आ जाएगा वो। इट इज I can't understand. Peanuts you'll get monkeys. हाँ, तो वो the best will not come. ये मेरा कहना है। If you are saying that कि best को आप attract कर लेंगे, I don't think the best from private sector after 20 years would like to come to work in government at 1,80,000 रुपए महीने पे तनख्वाह पे काम करने के लिए वो नहीं आने को तैयार होंगे। So you will not get the best. Number one ये। If you will not get the best, then why? तो आप सेकंड, तो फिर अब आप जैसे कोई जो शायद वहां सक्सीड नहीं कर रहा है या नहीं कर पाया, वो चला आ रहा है, तो उसको लेने से क्या आपने एनरिच किया या क्या आपने इंप्रूव किया सिस्टम को? दैट इज नॉट वेरी वेरी क्लियर टू मी हाउ दिस थिंग इज बीइंग ब्रॉट अबाउट। तो लेटरल एंट्री के बारे में रीथिंकिंग करनी जरूरी है। लेटरल एंट्री लीजिए, वंस अगेन एज आई सेड कि इफ फॉर अ स्पेसिफाइड जॉब यू हैव अ स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट टेक्निकल नेचर, then you advertise for that particular technical thing and select people, and then you should be willing to pay extra for that. Pay him extra, then he will come. Give him extra facilities and पे कमीशन के ब्रैकेट में मत हाँ, फिर उसमें मत मारिए, उसको कुछ एक्स्ट्रा दीजिए। एंड द सिलेक्शन शुड बी डन थ्रू UPSC। बिल्कुल ठीक बात। रैंडमली नहीं होना चाहिए, उसमें शिकायत हो जाए कि साहब ये तो फेवरेटिज्म हो गया कहीं। और सही बात भी है, एक बॉडी है आपके पास, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है, दे शुड डू इट। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब सर एक और प्रॉब्लम अक्सर देखने को आती है जो कि करप्शन को लेकर के है। आमतौर पर जो जन अवधारणा है, कॉमन परसेप्शन है आम लोगों के मन में कि सिविल सर्विसेज में, ब्यूरोक्रेसी में करप्शन बहुत है, बावजूद इसके कि अब तो एथिक्स का पेपर भी आ गया। ऐसे एस्पायरेंट्स देखे गए जो एथिक्स के पेपर में नकल करते पकड़े गए और IPS सेलेक्ट हो चुके थे लेकिन IAS के लिए दे रहे थे और उसमें भी पता चला कि गड़बड़े तरीके से, मतलब नॉट डूइंग एज पर लॉ। तो ये जो डायलेमा है या जो करप्शन का इशू है या जो लोगों के मन में एक अवधारणा है कि जो नौकरशाही है ये लोकतंत्र में लोगों से कट के इसने अपना अलग तंत्र बना लिया है, ये पूरे शान शौकत के साथ रहते हैं, आम आदमी की जिंदगी कैसी भी हो इनको फर्क नहीं पड़ता, ये एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में है। और आमतौर पर यह माना जाता है कि सिविल सेवाओं में भ्रष्टाचार बहुत है। ये कहां तक सच है और आप कैसे देखते हैं इसको कि कैसे इसको, अगर है ये परसेप्शन तो कैसे कम किया जा सकता है? क्योंकि कोई भी हमारा पब्लिक लाइफ इससे अछूता नहीं है। नहीं, देयर इज नो डिनाइंग जो आप कह रहे हैं त्रिपाठी जी, मेरा भी अनुभव है कि पब्लिक परसेप्शन तो ऐसा है कि सिविल सर्विस में या उसमें लोग करप्शन बहुत है एंड दे मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड दे लिव अ ग्रेट लाइफ, अपने आप ग्लैमरस लाइफ लीड करते हैं, सब करते हैं। एक तरीके की ऐसी फीलिंग पब्लिक में है, एक है, ये अनफॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सारे सिविल सर्वेंट्स ऐसे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो कहीं भी नहीं। इनफैक्ट द मेजॉरिटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स आर स्टिल दे वर्क विद अ लॉट ऑफ ऑनेस्टी और बड़ी मिडिल क्लास लाइफ लीड करते हैं जी, है ना, कोई बड़ी लाइफ नहीं लीड कर पाते हैं। लेकिन ये बात सही है कि करप्शन इन सिविल सर्विस भी बढ़ा है जी ओवर टाइम। पहले जो बहुत इक्का दुक्का हुआ करते थे परसेंटेज, नेट परसेंटेज, नाउ आई कैन नॉट क्वांटिफाई अ परसेंटेज, हां वो जाहिर सी बात है, उसको क्वांटिफाई किया भी नहीं जा सकता, बड़ा है, देयर इज नो डाउट, बड़ा है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव फीलिंग लोगों के मन में आती है। बट हियर मैं दो तीन चीजें कहना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि सिविल सर्विस में करप्शन बढ़ा है, बिल्कुल लुक अराउंड द एंटायर सोसाइटी, करप्शन इस समय सोसाइटी में हर जगह है। इवन इफ यू गो टू प्राइवेट सेक्टर, या प्राइवेट सेक्टर में जिसको मौका मिल जाता है वहां भी करप्शन लोग करते हैं। मेरा ये मानना है सर, एक चीज होती है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ सोसाइटी, हाँ बिल्कुल, समाज की सामूहिक
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एक दूध वाला भी पानी मिला करके दूध Yes, दे रहा है, आपने सब्जी वाला भी जो है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, दूध वाला भी जो है मिलावट कर रहा है, सब्जी वाला भी मिलावट कर रहा है, और आपका दुकानदार भी आपसे ज्यादा दाम आपसे वसूल रहा है अनजस्टिफाइड तरीके से, आपको कर रहा है जहां जैसा जिसको मौका मिल जहां रहा है। जितना मौका। ये अलग बात है कि सिविल सर्वेंट को बड़ा मौका मिल जाता है, उसका तो value उसको लोग size देखते हैं, ज्यादा है। तो साइज देखते हैं कि अरे भाई इतना इसने कर लिया। बट जो को जहां मौका मिल रहा है वो एथिक्स से काम नहीं कर रहा है। ये एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस सोसाइटी जो आपने कहा, ये ऐसा हो रहा है। सो देयर इज समवेयर इन द सोसाइटी इंक्रीजिंग ट्रेंड टुवर्ड्स मटेरियलिज्म नाउ, जो हमारे पहले भारत में नहीं था। पहले हमारा अलग स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन थी हमारी, उसमें स्पिरिचुअल वैल्यू ज्यादा हुआ करती थी। नाउ वेस्टर्न उसको इम्बाइब करते हुए कहीं हम लोग भी मटेरियलिस्टिक उसमें चले गए हैं ज्यादा, और मटेरियलिस्टिक उसमें जाने की वजह से नाउ पीपल लुक फॉर मटेरियल बेनिफिट्स मोर देन एनीथिंग एल्स। और आज मैं कहूंगा क्या हो रहा है, करप्शन क्यों हो रहा है सोसाइटी में? दो चीजें हो गई, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ करप्शन हो गया, इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से करप्शन हो रहा है। दूसरा एक्सेप्टेंस ऑफ करप्शन हो गया, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। सोसाइटी अब करप्शन को एक्सेप्ट करती है, भ्रष्टाचार को वो स्वीकार उसको करती ये भी नहीं कहती कि गलत है। मतलब वो लोगों के मुंह से निकलता ही ऐसा है, जब कोई काम के लिए आते हैं, लोग कहते हैं साहब वो कोई कह दिया हमको जो होगा हम खर्च करने को तैयार है, ऐसे बात करते हैं पहले सेंटेंस। दैट मींस दे आर ऑलरेडी मतलब विलिंग टू इंडल्ज इन करप्शन। जब उनसे आप कहिए आप कैसी बात कर रहे हैं भाई, ये सब क्या है, लेकिन बट उनके मन में ये ख्याल आता है पहले, एक्सेप्टेंस ऑफ करप्शन। दूसरा एक्सेप्टेंस ऑफ करप्शन इसलिए कह रहा हूं कि पहले जो करप्शन करते थे वो बहुत लोग छुप के चुपचाप रहा करते थे। आज जो करप्शन कर रहे हैं वो अपने करप्शन को दिखाते हैं, बड़े से बड़े बंगला बनाते हैं, बड़े से बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, फॉरेन में घूमते हैं, फॉरेन में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो सब करते हैं, एंड दे शो दैट एंड दे आर नॉट बॉदर्ड, दे आर नॉट कंसर्न। तो एक तरीके के, और उनको सोसाइटी उनको एडमायर सी करती है, क्या वो देखिए साहब क्या रहे हैं, हाँ, उनका वो रोल मॉडल बन जाता है, क्या शान से रह रहे हैं, क्या शान से रहे, क्या उससे रह रहे हैं, उनके पास इतने उनका उतना वो है। So there is something distortion of value system has taken place which needs to be corrected। इसी उद्देश्य से तो एथिक्स का पेपर डाला गया था। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि एथिक्स के पेपर में, ये मुझसे किसी और ने बात कही थी कि उसको जाने से ऐसा नहीं हुआ कि एथिकल वो क्वालिटी ऑफ द सिविल सर्वेंट्स इंप्रूव्ड, इट डिड नॉट। लोगों ने उसको एक पेपर की तरह तैयार कर लिया, याद कर लिया, तैयार कर लिया, सोच लिया क्या सही आंसर होता है वो दे दिया, बट इट डिड नॉट ब्रिंग अबाउट एनी एथिकल चेंज। इसके लिए मैं समझता हूँ दो तीन चीजें और भी मेरे दिमाग में आती है। एक तो सोसाइटी को तो खैर वी नॉट एवरीबडी कैन करेक्ट द सोसाइटी, बट एज फार एज सिविल सर्विस कंसर्न, यहां मैं दो तीन चीजें कहूंगा कि एक ही मेरे अपने विचार हैं इसमें। मेरा एक तो मन यह है कि once again we should reduce the age for selection। जी, वो हमारे टाइम पे 21 to 26 होती थी, आप 28 तक कर लीजिए, उसके बियॉन्ड का ना रखिए, और अटेम्प्ट्स भी लिमिटेड रख दीजिए। रीजन व्हाई आई एम सेइंग इज दिस कि जो यंग एज में लोग आते हैं, इट इज माय फीलिंग, हम लोग जैसे आए थे 21 साल की उम्र में, तो हम बिल्कुल तैयार थे कि जो हमको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो वैल्यूज हमको दी गई, जो बताई गई कि ऐसे काम करना है, ये करना है, ये एथिकल तरीका है, वो हमने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, बिकॉज वी वर एब्सोल्युटली ब्लैंक स्लेट थी हमारी। क्योंकि यंग माइंड्स को ट्रेन करना आसान होता है, मोल्ड करना बहुत आसान होता है। इट्स इजी टू राइट ऑन अ क्लियर स्लेट रादर देन क्लटर्ड वर्ड। हाँ, एब्सोल्युटली। जो 8-10 साल जिसने कहीं काम भी कर लिया है, देख लिया है, वो कर लिया है, तो उसको अगर वैल्यू सिस्टम बन गया है, माइंडसेट और वैल्यू सिस्टम कॉन्क्रीटाइज हो जाता है, कॉन्क्रीटाइज हो गया, और उसने दुनिया में गलत चीजें होती देख ली हैं, ये ऑलरेडी सीन की गलत चीजें हो रही हैं दुनिया में, तो वो फिर उसको आपको मोल्ड कर देना स्लाइटली मोर डिफिकल्ट। तो एक तो ये बहुत है, बट यस स्टिल आई थिंक थ्रू ट्रेनिंग एंड थिंग जो है ऑफिसर्स की, उनको इसके बारे में अधिक से अधिक हमें कोशिश करनी चाहिए। और बाकी सिस्टम ऐसा होना चाहिए सिविल सर्वेंट के लिए, सिस्टम ये बनना चाहिए कि करप्शन को दूर करने के लिए मैं समझता हूं कि आज क्या है, लोग समझते हैं कि हमारा करप्शन करने से गेन तो ज्यादा है और अगर लॉस कम है, कि अगर हम पकड़े भी गए या आइडेंटिफाई हुए, वो उसको उल्टा हो जाना चाहिए। बिल्कुल, यू विल लूज अ लॉट एंड गेन इज लेस। करेक्ट। सब लोग उसमें घबराएंगे, उस तक नहीं जाएंगे। ये भी सिस्टम उसमें जो है बन के आना चाहिए, इस बात में मैं कहना चाहूंगा। बट इट इज डेफिनेटली अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विच नीड्स टू बी टैकल्ड एंड सीरियसली बाय ऑल कंसर्न। तो सर, जैसे सिविल सर्विसेज और ब्यूरोक्रेसी चूंकि एक लीडरशिप पोजीशन पर होती हैं, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने का काम करती हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। हम ये कह करके भाई सब्जी वाला, रिक्शे वाला या एक कॉमन मैन करप्शन कर रहा है तो हम भी करें, वी कैन नॉट जस्टिफाई दैट। बिल्कुल नहीं, कोई जस्टिफिकेशन इससे हो ही नहीं सकता। क्या पॉलिटिकल लीडरशिप या जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इस बात के लिए कि आज की जैसी पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं,
जिस तरीके से इलेक्शंस लड़े जाते हैं, टिकट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमारे मिनिस्टर्स, एमएलएज, एमपीज काम करते हैं, हम खुद एज अ वोटर एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हमारे क्षेत्र का सांसद, विधायक, नेता, मंत्री है तो वो हमारा काम करे, बदले में चाहे कुछ पैसा रुपया खर्च करना पड़े। क्या हमारी राजनीतिक प्रणाली, हमारा जो शासन तंत्र है, हमारी जो राजनीतिक दलीय व्यवस्था है, लोकतंत्र में जिस प्रकार हम काम कर रहे हैं, बहुत कुछ वह भी इसके लिए जिम्मेदार है? तो बिल्कुल है। और मैं तो समझता हूं कि स्टार्ट वहीं से करना पड़ेगा अगर आपको करप्शन कंट्रोल करना है, क्योंकि चुनाव लड़ने से लेकर, और वो इलेक्शन से ही आपको शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि आज की स्थिति ये है कि आप कहीं भी चुनाव लड़ने में बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है। कोई भी लड़े, चाहे स्टेट असेंबली का लड़े, चाहे पार्लियामेंट का लड़े, अ लॉट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व। और चुनाव आयोग ने सीमाएं निर्धारित की हैं, वो सीमाएं निर्धारित की हैं, बट दे आर नॉट फॉलोड। वो तो दिखाने के लिए वो लोग दिखा देते हैं कि हमने इतना खर्चा किया, और उसके अलावा जो खर्चा होता है वो तो कहीं रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। यू नो, दैट इज नॉट देयर, इट इज नॉट रिकॉर्डेड। एंड नंबर 2, जैसे इलेक्शन फंडिंग का कोई सिस्टम ऐसा बनना चाहिए जो कि फुल प्रूफ हो, जिसके अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वाला तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, बट कई और कंट्रीज में है गवर्नमेंट इज फंडिंग, स्टेट फंड्स द इलेक्शन प्रोसेस, पार्टीज को फंड करते हैं, सब करते हैं। तो कुछ ऐसा सिस्टम या कुछ राज्य प्रायोजित होना चाहिए। कुछ इस पे जरूर गहरा चिंतन करने की जरूरत है। उससे दो फायदे हैं, एक तो कोई भी आदमी फिर इलेक्शन लड़ सकेगा। अभी तो वही लड़ पा रहा है जिसके पास फाइनेंशियल मसल है, तो वही लड़ पाएगा, दूसरा नहीं लड़ पा रहा, फिर और भी लोग जो काबिल होंगे वो लड़ सकेंगे। और दूसरा, फिर उसमें अगर पैसे के लिए इधर दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी लोगों को, सो दैट विल नॉट देन परकुलेट डाउनवर्ड्स जो करप्शन है। तो ये स्टार्ट तो वहीं से होना पड़ेगा, इस पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ भी जो रिफॉर्म्स अबाउट फाइनेंसिंग ऑफ द होल प्रोसेस विल आल्सो हैव टू बी लुक्ड इनटू। सर, अब सर थोड़ा सा टॉपिक चेंज करके आते हैं। आप 1978 के बाद से इतने लंबे समय तक सिविल सर्विसेज में रहे, तो मेरे ख्याल में कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, लगभग सभी राजनीतिक दल जो इस दौरान अपने अपने शासन में आए, आपने उनके साथ काम किया। और मुझे लगता है कि शायद नारायण दत्त तिवारी से लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री और उसके पूर्व में श्री अखिलेश यादव जी, सारे मुख्यमंत्री, सारे राजनीतिक दल जिनकी भी सरकारें रही हो, सभी चाहते हैं अपने प्रदेश का विकास करना। सभी अपने अपने समय पर प्रदेश की जो समस्याएं रही हैं उनको दूर करना चाहते हैं। आपने कैसा महसूस किया इतने लंबे समय तक कि राजनीतिक नेतृत्व का प्रदेश के विकास पर, योजनाओं के क्रियान्वयन पर, नौकरशाही पर कितना और कैसा असर पड़ता है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपने सही कहा, 38 साल में सभी गवर्नमेंट्स में काम किया जी, तो ऐसी बात नहीं है। सभी गवर्नमेंट, जैसे आप कह रहे हैं, अपनी अपनी तरीके से विकास की तरफ और अपनी योजनाएं लाती हैं, लागू करती हैं, होता है सब, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने को पूरा प्रयास करती हैं। ऑल दिस इज देयर नो डाउट अबाउट इट। तो लेकिन अब आपने कहा, मैं कहूँ ये है कि जो हमारा सिस्टम है, ये राजनीतिक जो पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी का है, ये वेरी गुड सिस्टम। मैं तो ये कहता हूँ बहुत अच्छा सिस्टम है। इससे क्या फायदा है कि जो इलेक्ट होकर लोग जाते हैं, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ये ग्राउंड से, जमीन से उठे हुए लोग होते हैं, चुनाव लड़के आते हैं, पब्लिक के बीच में से निकल आते हैं। तो मैंने तो अपना अनुभव से ये पाया हमेशा कि इन लोगों में बहुत अच्छी जानकारी होती है जन समस्याओं के बारे में। दे नो द पल्स ऑफ द पीपल, नफ्स जानते हैं, पहचानते हैं क्या लोगों की दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या हो रहा है ग्राउंड लेवल पे, कहाँ भ्रष्टाचार है, कहाँ क्या है, क्या दिक्कत है, सब कुछ ये लोग जानते हैं। धरातली यथार्थ पर धरातली आधार इनके पास रहता है, जो कि अधिकारी के पास नहीं रहता। अधिकारी तो फाइल दिखता है, डेटा दिखता है, रिपोर्ट्स दिखता है, और कुछ अपना भाई इंस्पेक्शन किया तो उसने देखा, बट ये तो पब्लिक के बीच में ही रहते हैं। तो पब्लिक के बीच में रहते हैं, तो दे ब्रिंग इन द व्यू पॉइंट ऑफ द पीपल, जन भावनाओं से जुड़े होते हैं। अब उन भावनाओं को किस तरीके से आप कानूनी अमला जमला पहना के योजनाएं बनाएं और लागू करें, और योजनाएं बनाने में आप उनको मदद करें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की, ये काम सिविल सर्विस का होता है। तो एक्चुअली दोनों तो साथ मिलकर जब दोनों काम करते हैं, तभी सही माने में विकास हो पाएगा। अगर कहीं भी टेंशन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगी, तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा। बिकॉज बोथ हैव टू वर्क टुगेदर। ये मेरा अपना व्यू है। और इसलिए पॉलिटिकल लीडरशिप का बहुत रोल है डेवलपमेंट में। पॉलिटिकल लीडरशिप ही विजन देती है डेवलपमेंट का। जब तो विजन कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल लीडरशिप, इट हैज टू बी कैरिड फॉरवर्ड। करेक्ट। तो सर, 38 वर्षों के आपके सिविल सेवा के लंबे करियर में बहुत सारे अचीवमेंट्स आपने हासिल किए, जिनके बारे में हम लोग सुनते, पढ़ते, लिखते रहते हैं। आपसे अगर व्यक्तिगत तौर पर पूछें कि 38 वर्षों में सबसे बेहतरीन आपका क्या कार्यकाल रहा, किन पदों पर आपको बड़ी यादगार
यादें उससे जुड़ी हुई हैं, कौन से बड़े चुनौतीपूर्ण और बड़ी समस्याओं वाले पद भी रहे? तो अपने 38 वर्षों में अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे समस्याजनक और सबसे उपलब्धियां अगर ये गिनानी हो तो आप किसे बताएंगे? देखिए, फॉर्चुनेटली मैं तो ये कहूंगा कि 38 ईयर से मुझे जो भी पद मिले वो बड़े चैलेंजिंग रहे और सब में मुझे बहुत काम करने का मौका मिला और मैंने किया भी, मुझे संतोष भी मिला उसमें। ऑफ कोर्स, जैसा आपने शुरू में कहा था, चीफ सेक्रेटरी का पद बहुत वाइटल होता है, उसमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है करने में कि आप यू आर हेडिंग दी कंप्लीट सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी, और किसी भी क्षेत्र में आप अपने विचारों से, अपने विजन से आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अपनी मॉनिटरिंग से, आप टीम बना के, मोटिवेट करके, अपनी लीडरशिप देके यू कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन एनी डिपार्टमेंट, इन एनी स्फीयर ऑफ एक्टिविटी। तो ये बड़ा भारी एक अपॉर्चुनिटी, एक रोल होता है, तो बहुत सेटिस्फाइंग जॉब होता है एज ए चीफ सेक्रेटरी। इसके बाद जो नेक्स्ट अब मैं कहूंगा, जो आपको हर आईएएस ऑफिसर कहेगा, आपको याद रहता है, वो डीएम का जॉब, डीएम का पोस्ट, डीएम की वो सबको याद रहती है, बिकॉज अगेन डीएम इज लाइक चीफ सेक्रेटरी एट द स्टेट लेवल, डीएम इज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल वेयर ही इज representative of the government and chief coordinator and chief supervisor and mentor and district and everything। तो सारे कुछ जिले में जो होता है वो सारी स्टेट की पर्सनालिटी के तहत होता है। बिल्कुल ठीक। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसी लीडरशिप दिखाता है वैसा काम जिले में होता है, वैसा पूरा जिला चलता है जिसे कहते हैं, वो उसी हिसाब से चलता है डीएम के उसको देखते हुए। तो डीएम का रोल बहुत वाइटल और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो भी मुझे, मैं 5 जिले करने का मौका मिला मुझे, और एक से एक अच्छे जिले करने का मौका मिला, वो बहुत सेटिस्फाइंग रहा। और मैं कहूंगा कि जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए कहूं, मैं आगरा का डीएम था, तो 2 हमने लिटरेसी वहां कराई, एडल्ट लिटरेसी, 15 से 45 वर्ष की आयु के लोग हमने सर्वे कराए कि 5.5 लाख लोग ऐसे थे जो लिटरेट नहीं थे। तो उनको हमने एक स्कीम चलाई पूरी लिटरेसी की, और उसमें उस समय बहुत ज्यादा कोई बजट भी नहीं था गवर्नमेंट का, हमने पूरा वॉलंटियर मूवमेंट लिया उससे, गांव के ही लड़के लड़कियों को लिया जो इंटरमीडिएट तक पढ़े हुए थे या हाई स्कूल पढ़े हुए थे, और उनको यूज किया एज वॉलंटियर, एज टीचर्स, ट्रेनिंग दिला के, करा के, और क्लासेस चलाए एक एक गांव में, एक एक मोहल्ले में, एक एक बस्ती में, और 1 साल तक इसको चला के मॉनिटर किया, एंड पूरा इसका एक वातावरण सृजन किया, लोगों को प्रशिक्षित किया, माहौल बनाया, और उसको उनको समझाया कि आपके विकास से जुड़ा हुआ है आपकी साक्षरता। और उसका इतना अच्छा हुआ कि 1 साल बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इवेल्युएट किया था और पाया कि आगरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो लिटरेट घोषित की उन्होंने। तो वो बड़ा भारी एक अचीवमेंट था, जो मुझे आज भी अपना बड़ा आंतरिक संतोष मिलता है, बिकॉज आई टुक अप दैट प्रोजेक्ट माई सेल्फ। ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट ने मुझसे कहा, आई टुक इट अप ऑन माय ओन, आपका सेल्फ इनिशिएटिव था, और मैंने किया, एंड इट वी अचीव्ड सो मच इन दैट कि एक बड़ा आंतरिक संतोष उससे होता है। तो डीएमशिप में और भी कई काम हुए, लेकिन मैंने एक मेंशन किया। सिमिलरली एज म्युनिसिपल कमिश्नर में रहा इलाहाबाद का, एंड वाइस चेयरमैन ऑफ इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट ऑल्सो अर्बन डेवलपमेंट में जो म्युनिसिपल कमिश्नर का जॉब होता है वो भी बहुत सेटिस्फाइंग जॉब है, बड़ा चैलेंजिंग भी है सर, बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। जैसे बारिश के मौसम में अक्सर ये प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, प्रॉब्लम बहुत आते हैं, और सबसे बड़ी बात, जल निष्कासन, सबसे बड़ी बात मैं लोग कहता हूँ, आप बोलेंगे कि मेरा अपना अनुभव रहा, मैं 5-5 जिलों का डीएम रहा, लेकिन द जॉब ऑफ अ म्युनिसिपल कमिश्नर इज मोर डिफिकल्ट देन दैट ऑफ अ डीएम। रीजन इज टू फोल्ड रीजन है इसके। एक रीजन ये है कि जो आपका पब्लिक क्लाइंटेल है जिससे आप डील करते हैं म्युनिसिपल कमिश्नर, वो बड़ी डिफरेंट लेवल की है। यहाँ देयर ऑल यू डील अर्बन एजुकेटेड लोग ज्यादा, से आप लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, तमाम और प्रोफेशनल्स हैं, यू आर डीलिंग विद दैट लेवल ऑफ क्लाइंटेल टू सेटिस्फाई देम, एंड देयर डिमांड्स आर डिफरेंट एंड देयर एक्सपेक्टेशंस आर डिफरेंट। उसके हिसाब से आपको उसको रिस्पॉन्ड करना है। डीएम में तो आपको ये कह सकते हैं बहुत कुछ, आपको भाई का एरिया है, ये है, वो है। दूसरा, डीएम का इंस्टीट्यूशन बाय इटसेल्फ गिव्स यू अ लॉट ऑफ अथॉरिटी, उसमें बड़ी अथॉरिटी है डीएम में, वो मतलब, और वार्ड हेस्टिंग्स के समय से इवॉल्व होता चला रहा है, और आपके पास मैजिस्ट्रियल पावर्स भी, तो लोग में कुछ भय भी रहता है डीएम से, लोग थोड़ा डरते भी है डीएम किसी बात में, डीएम साहब नाराज ना हो जाए, पर डीएम हैज गॉट अथॉरिटी, पर म्युनिसिपल कमिश्नर डजंट हैव इट। कलेक्टर इज द गवर्नमेंट इन द आई ऑफ द पीपल। हाँ, म्युनिसिपल कमिश्नर के पास ये अथॉरिटी नहीं होती। तो म्युनिसिपल कमिश्नर के सामने जब भीड़ इकट्ठा होती है, या मॉब कहता है कि साहब आज पानी भर गया है, पानी भर गया, पानी क्यों नहीं साफ हो रहा है, एनक्रोचमेंट क्यों नहीं हट रहे हैं, तो ही हैज टू यूज हिज पर्सनैलिटी टू हैंडल दैट थिंग। उसके साथ कोई इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है, सपोर्ट नहीं है टू कैरी इट फॉरवर्ड, इसलिए वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। बट एट द सेम टाइम जब आप कुछ करते हैं तो सबसे ज्यादा रिस्पांस मिलता है, तो मैंने देखा ये म्युनिसिपल कमिश्नर वाले जॉब में पब्लिक तुरंत रिस्पॉन्ड करती है। आपने कोई अच्छा काम किया, दे रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड। सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, सबसे ज्यादा सराहना भी करते हैं, नाराज भी जल्दी होते हैं, सराहना भी जल्दी करते हैं।
अच्छा सर, ये सोशल मीडिया का जमाना है, आजकल एक नया ट्रेंड चल गया और सोशल मीडिया से आप आज के जमाने में बच भी नहीं सकते, बचना भी नहीं चाहिए, बल्कि जैसी टेक्नोलॉजी का समय होता है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन आजकल मैं एक ट्रेंड देखता हूं कि जो हमारे खासतौर से यंग ऑफिसर्स आ रहे हैं, वो गांव में जाते हैं, तहसील में जाते हैं, थाना दिवस, तहसील दिवस या जनता के बीच कोई प्रोग्राम, कोई तो अपने साथ एक सोशल मीडिया की टीम लेके जाते हैं। वो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर कि आज वहाँ थाने का निरीक्षण करते हुए, आज तहसील में सत्यापन करते हुए, आज किसानों को मुआवजा बांटते हुए, आज राहत सामग्री वितरण करते हुए, इस तरीके से उनमें क्या लोक प्रचार की जो भूख है या जनता के बीच में प्रसिद्धि पाना या लोगों के नजरों में ज्यादा दिखना, ये कहां तक एक सिविल सर्वेंट के लिए सही है? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी जैसा आपने कहा, प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी, एनोनिमिटी, इम्पर्सनैलिटी, ये होना चाहिए। सिविल सर्विस के लिए तो यही माना ही गया है कि एनोनिमिटी इज वन क्वालिटी जो सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी फ्लोज फ्रॉम एनोनिमिटी। तो बहुत ज्यादा पब्लिसिटी कॉन्शियस होना फॉर अ सिविल सर्वेंट इन माय ओपिनियन इज नॉट वेरी गुड। और ये जो आप कह रहे हैं, मैंने भी सुना है कई लोग सोशल मीडिया टीम को साथ ले जाते हैं, करते हैं क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। पहले भी जब सोशल मीडिया नहीं था, कई लोग मीडिया में अपना बहुत ज्यादा वो देते थे कि उनका बारे में निकले मीडिया में, उनकी फोटो आए, उनके बारे में निकले कई लोगों से। ये तो बट माय व्यू इज कि सिविल सर्वेंट शुड डू हिज वर्क ऑनेस्टली एंड विद इंटेग्रिटी एंड उनको अपना काम करेंगे तो मीडिया अपने आप आ जाएंगे। पब्लिक अपने आप पहचानती है कि आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और आप ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और पब्लिक पहचानेगी तो मीडिया भी लिखेगा आपके बारे में, मीडिया भी लिखेगा, मीडिया के उसमें आएंगे। एंड ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मीडिया ने लिखा, हमेशा मेरे बारे में भी लिखा, मैंने कभी नहीं कहा उनसे। तो ये है, तो टू मच कॉन्शियस ऑफ बीइंग मीडिया एंड सोशल मीडिया फॉर पर्सनल पब्लिसिटी। और जैसा आपने बताया, मैंने भी कई सोशल मीडिया उसको देखा, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में, तो कई तो ऐसी चीज होती है जिनको जाकर मतलब ही नहीं होता कि वहां गए वहां फीता काटा या वहां गए वहां भाषण दिया। इट इज नॉट समथिंग कि आपने कोई बड़ा भारी बदलाव लिया, बट इट इज समथिंग दैट यू आर डूइंग समथिंग जो कि सेरेमोनियल चीज है या सिंबॉलिक चीज है या डेली रूटीन का पार्ट है। तो उसको आप उसको हाईलाइट करने में कोई ऐसा फायदा, सोशल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल चेंज लाए हो, समाज में कोई बदलाव लाए हो, उसको सर्विस डिलीवरी बेहतर कर रहे हो, वो तो ठीक, फिर भी मैं मान लूं, पर इसके कोई ऐसा मतलब नहीं रहे। और तीसरा एक बड़ी बात मैं कहूंगा, तो मैं यंग IAS ऑफिसर्स अगर वो इसमें बिलीव करते हो तो इतना ही कहना है कि मीडिया, सोशल मीडिया, दिस इज फॉर अ सिविल सर्वेंट ऑल्सो समथिंग वेरी रिस्की। रिस्की इन द सेंस कि अगर आप ज्यादा मीडिया कॉन्शियस होकर मीडिया में जाएंगे, देन उतना ही कभी अगर नेगेटिव बैकलैश आएगा तो वो भी उतना ही नेगेटिव आता है। सर एक बड़े जबरदस्त थे, मुझे उनकी बात याद आती है, वो कहते थे कि अगर आप पेज 3 पे ज्यादा छपेंगे तो फ्रंट पेज पे बहुत जल्दी आ जाएंगे। बैकलैश विल कम विद द सेम इंटेंसिटी, सो इट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। अच्छा सर, एक सवाल और सारे हमारे स्टूडेंट से लेकर जनमानस में सबका रहता है कि साहब IAS PCS हम बन तो गए या बन जाएं मान लीजिए, लेकिन आजकल हम सुनते हैं कि बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, लोग काम नहीं करने देते, और गांव प्रधान से लेकर के ब्लॉक प्रमुख से लेकर स्थानीय विधायक, सांसद से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री, तो खैर प्रधानमंत्री तो बहुत बड़े पद हैं, कहां तक राजनीतिक दबाव रहता है या बहुत ज्यादा रहता है या ऐसा नहीं है? देखिए, सिस्टम ही हमारा ऐसा है डेमोक्रेसी का कि पॉलिटिकल इंटरवेंशन तो होगा ही, होना भी चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा इसमें डिफरेंस करता हूँ लेकिन पॉलिटिकल इंटरवेंशन है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मतलब आपको काम नहीं करने दे रहे हैं या आपको गलत काम करने के लिए कहा जा रहा है, दैट इज इंटरफेरेंस। इंटरवेंशन मीन्स कि पब्लिक की बात को आप तक पहुंचाना या पब्लिक की तरफ से आपकी तरफ सामने बातों को रखना, दैट इज द जॉब ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस, जिसकी होना चाहिए। हाँ, वो जरूरी है, वो नहीं करेंगे तो ब्यूरोक्रेसी जो है सही काम नहीं करेगी, तो पब्लिक की तरह काम नहीं करेगी। तो ये चेक फॉर द ब्यूरोक्रेसी जो पॉलिटिकल चेक है वो बहुत जरूरी है। तो वो विधायक हैं, सांसद हैं या कोई भी जनप्रतिनिधि है वो करता है एट एनी लेवल, दैट इज ड्यूटी एंड दैट इज एसेंशियल ऑल्सो। वो ब्यूरोक्रेसी को और गवर्नमेंट को सही रास्ते पे चलाने में बहुत मदद उससे जो है मिलती है। इंटरफेरेंस जो कि आपसे कहें कि साहब आप गलत काम कर दीजिए या कि काम में रूटीन जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग में बहुत इंटरफेरेंस हो जाता है, वो गलत है। ट्रांसफर पोस्टिंग में जितना सरकार का करना है उतना मिनिस्टर साहब करें या सब करें, बाकी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो करें, देखें छोटे मोटे ट्रांसफर लेवल के। हर एक ट्रांसफर में अगर
पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू हो जाएगा तो क्या होता है कि फिर वो जो अधिकारी पॉलिटिकल उससे ट्रांसफर कराते हैं वो फिर अपने अधिकारियों की बात नहीं सुनते हैं, नहीं करते, तो फिर वो काम नहीं करते हैं, वो सोचते हैं काम करने की क्या जरूरत पड़ी, हम तो भाई पॉलिटिकली लिंक्ड हैं, तो वो फिर एक सिस्टम खराब होना शुरू हो जाता है। तब दैट्स ये इस लेवल का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए कि आप एक ऑफिसर को अच्छी तरीके से डिलीवर करने में वो ऑब्स्ट्रक्शन एक पैदा करें, ऐसा उसमें नहीं होना चाहिए। रही बात करप्शन वाली बात भी, जो नेक्सस अगर हो जाता है पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी में करप्शन के लिए, वो तो बहुत ही डेंजरस है, तो ये नहीं होना चाहिए कभी। एंड द जॉब ऑफ द सिविल सर्वेंट इज कि पॉलिटिशियन तो बातें कहेंगे कि जब ये है बात, क्योंकि उनको जनता से बात आती है, बट कौन चीज गलत है कौन चीज सही है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, ये बताना काम सिविल सर्वेंट का है और उसको बताना चाहिए। एंड 9 times out of 10 आई विल टेल यू, माय एक्सपीरियंस 38 years हैज बीन, पॉलिटिशियंस उस बात को समझते हैं और दोबारा नहीं कहते। दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे अंडरस्टैंड। उनको आप कोई बात समझाइए, उनका ग्रास्पिंग पावर बहुत तेज होता है, बहुत जल्दी बात को समझते हैं और समझ लेते हैं। अब बता, तो कोई पॉलिटिशियन आपको तब तक गलत कहने को नहीं करेगा जब तक आप खुद गलत करने को तैयार नहीं होंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग के डर से अगर आप कर रहे हैं तो, अगर आप दब रहे हैं, हाँ, तो फिर और अगर आप दब रहे हैं तो आपको दबाएंगे, और अगर आप दब नहीं रहे हैं और आप मालूम है कि आप सही तरीके से काम कर रहे हैं तो पॉलिटिकल सिस्टम आपको फिर परेशान नहीं करेगा। सर वन लास्ट क्वेश्चन, कि अगर सर आपको उत्तर प्रदेश में या भारत में सिविल सेवा सुधार कार्यक्रम लागू करने के लिए एक ऐसी पोजीशन पर, एक ऐसे पद पर आप बैठाए जाएं जहां की हमें रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, भर्ती प्रक्रिया को बदलने का अवसर मिले, आप क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे जिससे कि योग्यतम अभ्यर्थी राज्य की और संघ की सिविल सेवा में आ सके? क्या बदलाव आप करना चाहेंगे अगर मान लें सर आप उस पोजीशन पर आते हैं, या क्या सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, ये बात तो है, इसमें कुछ बदलाव की तरफ तो ध्यान देना चाहिए, और उसमें ये है कि एक तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि सिविल सर्वेंट होने के लिए आपको क्या एप्टीट्यूड चाहिए। तो उस एप्टीट्यूड को लेते हुए जो सीसैट वाली बात हो रही है ना, वो अभी तो थोड़ा बहुत ही अलग, वो बिल्कुल उसकी तरह हो गया जैसे कैट का एग्जाम होता है एमबीए वाला, उसके पैटर्न पे हो गया, पर उससे अलग हटके सिविल सर्विसेज का एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं है, वो डिजाइन मैनेजरियल एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो उसी को फॉलो कर लिया पैटर्न को कि वही न्यूमरेसी, वही वर्बल लॉजिक और ये सब वगैरह वो ले लिया आपने। बट यू शुड डिजाइन समथिंग तो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड, जिसको आप ले एग्जामिनेशन के रिक्रूटमेंट के उसमें, तो आपको पता चलेगा कि इस व्यक्ति का सिविल सर्विस की तरफ एप्टीट्यूड है कि नहीं है। इसी को चेक करना चाहिए ड्यूरिंग पर्सनालिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू ऑल्सो, एंड इन जो वेरियस जो आप पेपर्स वगैरह देते हैं एसए के या बाकी और भी देते हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते रहना चाहिए। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि कई बार मैंने देखा है कि सिविल सर्विस में ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो है आ जाते हैं, बट वेरी ऑफन दे आर नॉट हैविंग द एप्टीट्यूड फॉर सिविल सर्विस। बिल्कुल, तो वो दोनों तरफ से वेस्ट हो जाता है। सिविल सर्विस को में भी वो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, और अगर वो शायद एकेडमिक्स में गए होते या कहीं साइंटिस्ट बने होते तो उनका बहुत नाम होता, उन्होंने बहुत काम किया होता, वहां भी एक बड़ा भारी लॉस हो जाता है। तो somehow we should devise a system, we should select the people with the right kind of mental inclination and attitude। वो एटीट्यूड वगैरह ये सभी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, कि आपको एक फीलिंग होनी चाहिए पब्लिक सर्विस की, आपको एक फीलिंग होनी चाहिए कि हम पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए काम करना चाहते हैं। ये सब चीजें कहीं उभर के निकल के आनी चाहिए। आई एम श्योर साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत होते हैं, इस तरीके का सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट भी या कुछ इसको साइकोलॉजिकल इनपुट लेते हुए इट कैन बी डिजाइन एंड दिस कैन बी टेस्टेड इन द इंटरव्यू आल्सो। वो तो साइकोलॉजिस्ट एक बैठ सकता है इंटरव्यू में, बैठ के वो कुछ सवाल पूछे, वो देखे समझे, तो आपका ये एटीट्यूड समझना जो है, वेदर यू हैव द राइट अप्रोच एंड एटीट्यूड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट, ये बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग गुड इन योर एकेडमिक्स, यू मस्ट हैव दिस थिंग। तो सर जैसे बसावन कमिटी या बीके चतुर्वेदी कमिटी तमाम ये सिफारिशें बहुत अच्छे चीज दिए हैं कि लोक प्रशासन को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करना चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी मेड अ कंपलसरी सब्जेक्ट, ताकि लोक प्रशासन जिसमें आप जाना चाह रहे हैं, लोक प्रशासक बनना चाह रहे हैं, तो कम से कम बुनियादी बातें, बुनियादी सिद्धांत आपको पता मालूम होना चाहिए। तो आप इससे सहमत? अभी तो थोड़ा बहुत हिस्सा आता है जनरल स्टडीज में, पर और भी वी कैन डू इट, वी कैन मेक दैट, यस, बिकॉज़ दैट इज व्हाट यू आर गोइंग इन फॉर। वेरी ट्रू सर। तो ये बातचीत आपने देखी हमारे आदरणीय और बहुत रिस्पेक्टेड डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट आलोक रंजन साहब के साथ। हम आशा करते हैं कि जब भी हमें भविष्य में भी सर के मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, जैसे आप हमेशा समय निकालते रहे हैं, हमें आवश्यकता पड़ने पर दिशा दिखाते रहे हैं, वैसे ही आप आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे।
देखते रहिए हमारा चैनल वार्ता का ये अंक वैद ICS लखनऊ के इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।